हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपका जो 2023-24 का जो सीबीएसई का जो पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसको जो बेसिक जो पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आपका पहले ही सॉल्व करके मैंने वीडियो बना दी है उसकी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे तो बेसिक का जो सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का है, क्लास 10 का, उसको पूरा सारे क्वेश्चन उसके हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं वो थोड़ा सा ब्रीफ में एक समरी कर दूं आपको। एज यू नो, इस 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक है ना, और ये पूरा जो पेपर है आपको कितने सेक्शन में डिवाइड है? इट इज डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस, राइट? ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ए सेक्शन ए जो है वो क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, वो सारे एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इसमें कितने 20 क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स ही। ठीक है, और जो 19 एंड 20th क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सेम पैटर्न है जैसा कि स्टैंडर्ड में था, वैसे ही बेसिक में कोई फर्क नहीं है, बस लेवल का फर्क है। ठीक है ना, दिस बेसिक इज कंपेरेटिवली इजियर। ये उन बच्चों के लिए है जो आगे मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना, और वो स्टैंडर्ड उनके लिए है जो आगे मैथ्स कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है ना, और सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन 3 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और सेक्शन डी जो है आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और सेक्शन ई जो है आपका क्या है, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन हैं, और ये क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे पेपर में आपको 5 सेक्शंस हैं, 38 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और सब में क्या है, हर सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइस भी दी गई है। सेक्शन ए को छोड़ के, सेक्शन ए में तो एमसीक्यू है तो अपने आप में चॉइस है। सेक्शन बी सी डी ई सब में क्या है, आपको इंटरनल चॉइस भी दी गई है। सब में बी में, सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन पर चॉइस है, सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन पर चॉइस है, सेक्शन डी में भी 2 क्वेश्चन पर चॉइस है, और सेक्शन ई में क्या है, 3 क्वेश्चन है, 4 पर। उसमें से आपको क्या करना है, एक 1 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया गया आपको। ठीक है ना, चॉइस भी दी गई है। तो इन केस ऑफ चॉइस यू हैव टू सॉल्व ओनली वन ऑफ द क्वेश्चन, वन ऑफ द पार्ट, राइट? एक पार्ट आपको चॉइस का उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो चॉइस का ही मतलब है। तो पेपर शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपको ब्रीफली आपको पढ़ने होते हैं और समझने होते हैं। नाउ कम टू सेक्शन ए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, a इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एंड b इज इक्वल टू क्या है, देखो b इज इक्वल टू है एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, एचसीएफ ऑफ AB। आपको क्या निकालना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ AB कैसे निकालेंगे, देखो ए और एक्स और ए और बी क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक्स एंड वाई आर क्या है, सारे प्राइम नंबर्स हैं आपके। ठीक है, ये गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ आपको देखो, अगर जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन में से कौन से कॉमन फैक्टर लेते हैं, जो लोएस्ट पावर, उसकी जो पावर होती है, जैसे यहाँ पर है एक्स क्यूब, यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो किसकी पावर ज्यादा है, 3। एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है, 1। तो हमको कौन सी लेनी है, लीस्ट पावर ऑफ एक्स। फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ यू टेक द लीस्ट पावर ऑफ एक्स। तो एक्स की पावर 1 लीस्ट है इसमें, तो एक्स की पावर 1 का मतलब एक्स ही हो गया। वाई की पावर 2, वाई की पावर 3, तो इसमें कम कौन सा है, 2, सो वाई की पावर 2। दिस इज योर एचसीएफ। एलसीएम लेना होता है तो ठीक इसका उल्टा करते हैं। ठीक है ना, तो एचसीएफ आपको लेना होता है, यू हैव टू टेक द लीस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। एक्स की पावर 1 ली मैंने क्योंकि लीस्ट पावर 1 थी, वाई की पावर 2 में से 3 में से 2 लीस्ट थी, तो 2 को लिया। दिस इज द आंसर। तो कौन सा आंसर इसका है बेटा, इसका बी। तो कौन सा इसका करेक्ट पार्ट इज बी, राइट? ठीक है, सेकंड में आइए, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। देखो बेटा, एलसीएम निकालना है किसका, सबसे पहले तो आपको जो नंबर पूछेंगे वो पता होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 2 डिजिट कौन सा होगा बेटा, 10। ठीक है ना, सबसे छोटा 10 से नीचे तो 9, तो फिर 1 डिजिट आ जाएगा। 9 भी कंपोजिट नंबर है, बट 9 इज अ 1 डिजिट नंबर। सब 11 क्या है, प्राइम नंबर है, फिर 12 है, तो सबसे छोटा कौन सा इसका मतलब 10। और उसके बाद एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है आपको, देखो 1 तो आपका क्या होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 क्या होता है आपका
वो इवन तो है लेकिन इट इज ऑल्सो प्राइम, 3 क्या है आपका प्राइम ही है। तो 4 आपका क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव प्राइम और कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर इज 4। सो यू हैव टू फाइंड द व्हाट, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 4। एलसीएम ऑफ 10 एंड 4 के लिए क्या होगा आपका, देखो आप फैक्टराइज करते हो 2 इंटू 5 और इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तो मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज करके एलसीएम निकालना है ना। तो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 14, ठीक है ना। 10 एंड 14 का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बताया मैंने। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या है, प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर लेनी है दोनों में। यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, 2 एक प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर 2 एक प्राइम फैक्टर है। इनमें जो ग्रेटर पावर कौन चीज किया है, 2 रेज़ पावर 2, तो 2 रेज़ पावर 2 लेंगे आप। उसके बाद 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, आपको लेना है 5। यू हैव टू टेक ईच एंड एवरी प्राइम फैक्टर, राइट। एंड यहाँ पर 5 क्या है, 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पर आई नहीं रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम टाइम 1 टाइम ही आ रहा है। दिस इज योर क्या हो जाएगा ये एलसीएम ऑफ 10 एंड 4, सॉरी नॉट 14, आई एम सॉरी, 10 एंड 4, राइट। तो कितना हो जाएगा ये कितना हो गया, 4 इंटू 5 इट इज योर 20। तो कितना हो गया बेटा एलसीएम ऑफ दिस 10 एंड 4, यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 20। कितना आंसर आया 20, तो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। से आप करने थर्ड में आइए। If x is equal to 3 is one of the roots of the quadratic equation x square minus 2kx minus 6 is equal to 0, then the value of k is, देखो बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एंड इट्स वन रूट इज, देखो वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं 2, तो इसके एक रूट आपको दिया हुआ है, इट इज योर x इज इक्वल टू 3। Now you have to find the value of k. तो क्या होगा, since x is equal to 3 is a root of this equation, it means this value of x should satisfy this equation. तो इसको satisfy करनी चाहिए। satisfy करने का क्या मतलब है, satisfy करने का क्या मतलब होता है कि इसका ये मतलब होता है if we put x is equal to 3 in this equation, then left side of this should be equal to its right side, ठीक है ना, राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन में 2 साइड होते हैं, आपको ऑलवेज इक्वेशन का मतलब यही होता है, इफ ऑलवेज यू हैव 2 साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है कि ये वैल्यूज को सेटिस्फाई करने का ये मतलब है कि अगर हम जहाँ जहाँ x है उसमें 3 रख दें, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी वो इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज हम कहेंगे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो नाउ तो क्या लिखोगे, सो सिंस x इज इक्वल टू 3 जो सॉल्यूशन या रूट, तो क्या लिखोगे आप, 3 x इज इक्वल टू 3 रखोगे, तो यहाँ पर आप 3 रख दोगे माइनस 2k इंटू एक्स, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप क्या रखना है, आपको 3 रख देना है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। सो दिस इम्प्लाइज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6k, राइट, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 6k इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3, राइट। This implies k is equal to 3 by 6 is equal to 1 by 2. K is equal to 1 by 2, तो वैल्यू क्या होगी k की 1 by 2, तो कौन सा आंसर चाहिए बेटा आपका, बी आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो आपको क्या दिया हुआ है, y is equal to 0 और y is equal to -7 के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इक्वेशन दी है। देखो अगर आप ग्राफिकली अगर डिस्कस करेंगे तो ग्राफिकली अगर वो सॉल्यूशन को देखेंगे, नो सॉल्यूशन कब होंगे, वन सॉल्यूशन कब होगा, जब उनके ग्राफ क्या होंगे 1 पॉइंट पर काटेंगे, ठीक है। और नो सॉल्यूशन कब होंगे, जब उनके ग्राफ क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कहीं काटेंगे नहीं। इफ 2 लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इट मींस देयर जो सॉल्यूशंस होंगे रेस्पेक्टिव इक्वेशन के क्या होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। और अगर कोइंसिडेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब वो दोनों एक लाइन दूसरे ऊपर लाइन के ऊपर कोइंसाइड हो जाए, ठीक है ना, उस दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। इन दैट केस क्या होंगे उसमें इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो आपको बता दिया कि कोई इंटरसेक्ट काटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 0, अगर आप देखो इसको ग्राफिकल एनालिसिस करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो ये x है, ये x से होता है, ठीक है, दिस इज योर x डैश, दिस इज योर y डैश, राइट। ये अगर
y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्स है, ये y इज इक्वल टू 0 भी बोलते हैं इसको। x एक्स को क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन होती है। y इज इक्वल टू -7 का मतलब हो गया कि y इज इक्वल टू -7 का मतलब y की वैल्यू हमेशा कहाँ रहेगी उसमें, दिस लाइन। y इज इक्वल टू कितनी है, -7 का मतलब यहाँ से क्या है, ये -7 है ये कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x इसमें 0 होगा, x में तो चली नहीं, और y इज इक्वल टू -7, ठीक है ना। ये तो ये क्या है, y इज इक्वल टू -7, दिस इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू 0। ये हमेशा क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल होंगी, तो पैरेलल होंगी तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इनके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। इट मीन दिस इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। क्यों, पैरेलल लाइन है ना दोनों, एक y इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू -7 है, ठीक है ना। ठीक, तो इसके मतलब हो गया कि आपको क्या है, ये इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, दिस इज योर डी आंसर होगा। अब क्या होगा, कौन सा आंसर होगा, डी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलें। फिफ्थ में आओ, फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में क्या कहता है बेटा, द वैल्यूज ऑफ के फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। एक आपको फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इट इज योर 2x² माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। देखो इक्वल रूट्स कब होते हैं, आप नेचर ऑफ रूट्स में आपने पढ़ा, इक्वल रूट कब होता है, हम सबसे पहले उनका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट में b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ही पूरा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को पूरा रिफ्लेक्ट करता है, उससे आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं उसके रूट्स कैसे होंगे, वेदर रूट्स विल बी इमेजिनरी, इक्वल, डिस्टिंक्ट, रियल, ठीक है ना। ये सब किस पर डिपेंड करता है, आपके डिस्क्रिमिनेंट पर। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो हम देखते हैं कि ये कहता है इसके रूट्स कैसे हैं, इट्स रूट्स आर इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, राइट। फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज d क्या होगा बेटा, b², b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, इट इज योर माइनस k का स्क्वायर माइनस 4a, a means coefficient of x square, it is 2 into c means constant term, it is your k, this should be equal to 0, ठीक है ना। तो देखो this implies क्या हो जाएगा, ये k स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया बेटा, -8, ठीक है ना, k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप k कॉमन ले लो, ठीक है ना, तो k -8 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ से आइदर k इज इक्वल टू 0 और k -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, एक फैक्टर k है, दूसरा फैक्टर k -8 है, दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 0 के 0 आ रहा है। इट मीन्स व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इनमें से या तो k इज इक्वल टू 0 है या k -8 0 है, दोनों में से एक तो 0 कम से कम है, दोनों भी 0 हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, गारंटी है, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 8, दिस इज योर आंसर। यानी k की कौन सी वैल्यू आएंगे आपकी, k इज इक्वल टू 0 और 8। तो कौन सा आंसर सही है बेटा इसका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 35 फ्रॉम द x एक्सिस इज k यूनिट, देन k इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 35, एक पॉइंट दिया हुआ आपको 35, ठीक है, क्या पॉइंट है 35, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसकी फ्रॉम द x एक्सिस इज k यूनिट्स, इसकी डिस्टेंस कहां से, x एक्सिस से, हाँ x एक्सिस से k यूनिट है, कितनी यूनिट है, देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स। तो आपको बताओ कि किसी भी पॉइंट के, किसी भी अगर कोई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों, आपको उसके जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, समझ रहे हो आप, ऐसे तो होता है। अगर और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो उस पॉइंट की x एक्सिस डिस्टेंस को शो करता है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना।
इफ एनी पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी, ये है ना ऐसे एक्स एक्स आपका, ये एक्स एक्स होता है, ठीक है ना, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ऐसे तो होता है आपका, ठीक है ना। अब माना ये पॉइंट आपने एक कोऑर्डिनेट लिया, बस वो इसके एक्स वाई कोई पॉइंट कोई कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये इसका क्या मतलब है इस एक्स का, कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, वाई है, और ये डिस्टेंस आपकी क्या है, एक्स है। तो ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस, इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज क्या है, ये एक्स, ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वाई, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाई एक्सेस जो डिस्टेंस, ये वाई एक्स है ना, इस पॉइंट की वाई एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये क्या है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये ध्यान देना, द एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सीधे से पूछा गया है कि ये जो है इसकी यूनिट एक्स एक्सिस डिस्टेंस के यूनिट्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, के इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, ठीक है ना। इसका मतलब डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट है। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस डिस्टेंस इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, वाई 5 दिया हुआ है, आंसर क्या है, के इज इक्वल टू 5। आंसर कौन सा है इसका ऑर्डर, ठीक है ना। चलिए 7 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्या है आपका, ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर में दो ट्रायंगल है आपके, ठीक है, ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, एबीसी और एक ट्रायंगल और है, ये क्या है, पीक्यूआर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, सॉरी बी सी अपॉन पी आर, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो आपको बता देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, करस्पॉन्डेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं देना, आपको यहाँ 3 साइड्स आर वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द 3 साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, इट मींस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये तो आपकी कंडीशन होती है ना, ये आपको पता है। बट यहाँ पर आपको क्राइटेरिया नहीं पूछ रहा है, बट पूछ रहा है कि इसके करस्पॉन्डेंस आपको बतानी है कि कौन सा जो वर्टेक्स है वो इस ए का वर्टेक्स किससे करस्पॉन्डिंग के साथ मैच करता है, बी किसके साथ मैच करता है और सी किसके साथ मैच करता है। ऑर्डर आपको बेसिकली पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको क्लियरली आपको पता लग गया होगा कि ट्रायंगल पी क्यू या क्यू पी आर, ऐसा भी कह सकते हो आप, क्यू आर पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या हो जाएगा बेटा, क्यू आर पी ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ऑप्शन सही है, पी क्यू आर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल पी क्यू आर इज, देखो पी क्यू आर बोला, सबसे पहले वाला आपने लेटर यहाँ पहले लिख दिया, तो यहाँ पर ट्रायंगल सी, ठीक है, ट्रायंगल सी, फिर के बाद पी के बाद क्या लिखा ए वाला, ट्रायंगल सी ए एंड बी, आर मतलब बीच वाला, ए बी हो गया, ठीक है ना। तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, कौन सा आपका ऑप्शन सही है बेटा, ए सही, ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो 8 में क्या कहता है बेटा, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको बताना है ए एस एस ए और आर एस एस में से कौन सा क्राइटेरिया आपका नहीं है, ए, ठीक है, दूसरा क्या है आपका एस एस, तीसरा क्या है आपका ए, चौथा है आर एस एस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया आपका वो सिमिलरिटी का टॉप टू ट्रायंगल का नहीं है। ए तो है, आपको पता है एंगल क्राइटेरिया होता है, एस भी होता है, ए और ए दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना, बेसिकली दे आर टू सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है इनमें। अगर ए सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ए ट्रिपल ए अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा, क्यों, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल देन थर्ड एंगल्स आर आल्सो इक्वल ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम तो दोनों का 180 होना है ना, ये ट्रायंगल के एक दो ट्रायंगल थे, उनके दो एंगल बना बराबर है, एक ट्रायंगल के दो एंगल, दूसरे एंगल के दो ट्रायंगल बराबर है, तो थर्ड एंगल क्या होगा, नेचुरली बराबर होगा, क्यों, उनका सम तो 180 आना है, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली वैलिड है। नाउ आरएचएस क्या है आपका, आपने 9th में पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी तो है मगर ये क्या है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं है आपका, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 9th में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। इन फिगर if TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree then angle PTQ is equal to, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ये क्या दिया हुआ है, you have been given a circle, ठीक है ना,
ठीक है, ऐसे सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, दो टेंजेंट खींचे गए हैं, राइट, टी पी एंड टी क्यू, इस तरीके से, ठीक है। टी पी एंड टी के दो टेंजेंट खींचे गए हैं। उसके बाद ओ इसका क्या है, सेंटर है, ओ इसका सेंटर है, और ये जो ये एंगल है ये 110 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता करना है एंगल पी टी क्यू, यानी दिस एंगल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं एक थ्योरम है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मतलब कि जो ये रेडियस है, अगर आप टेंजेंट पॉइंट से रेडियस को मिलाएंगे तो ये टेंजेंट और जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू दिस TQ। तो देखो आप, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल क्या हो गया, OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना होते हैं, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब इन क्वाड्रिलेटरल PTQO में देखो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इन क्वाड्रिलेटरल PTQO इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी इसके जो 4 एंगल्स हैं इनका सम 360 होना चाहिए। तो क्या हो गया, एंगल OTP प्लस एंगल OQT, ठीक है, प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री। तो दिस एम्प्लाई वैल्यू तो आपको ये पता है कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट एंगल 90, दूसरा भी आपका एंगल 90 डिग्री, थर्ड एंगल 110 डिग्री प्लस एंगल POTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये बन गया आपका। तो दिस एम्प्लाइज एंगल PTQ इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 90 180, 360 मतलब 180 क्या, 180 बचा, 180 माइनस 110 डिग्री, कितना हो गया बेटा, 70 डिग्री। तो आंसर कौन सा है इसका, 70। तो एंगल PTQ को निकालना था आपको, तो दिस इज योर 70 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, बी, ठीक है। अब चलते हैं 10th में क्या है, इफ cos A इज इक्वल टू 4/5, 10th क्वेश्चन देखो आप, cos ऑफ A इज इक्वल टू 4/5, ठीक है ना। देन फाइंड tan A, tan A निकालना है आपको क्या निकालना है, tan ऑफ A, ठीक है ना। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है बेटा, आपको एक क्या बनाना है, ट्रायंगल बना लो आप, ठीक है, एक राइट एंगल बना लो, ठीक है, दिस इज योर राइट एंगल। सपोज ये है आपका AB एंड C, दिस इज योर 90 डिग्री। cos A इज इक्वल टू 4/5, इसका मतलब क्या हो गया, cos क्या होता है आपका, cos का अगर आपको टी रेशियो की डेफिनेशन आप देखेंगे क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया, cos A का मतलब हो गया, दिस इज इक्वल टू cos A का मतलब हो गया 4x अपॉन 5x, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दिस इज योर क्या है, बेस इस एंगल के लिए, फॉर दिस एंगल ए बेस कौन सा है, ये परपेंडिकुलर कौन सा है, ये हाइपोटेनस तो सेम रहता है, ठीक है ना। सिर्फ एंगल चेंज होने से बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, ठीक है ना। इसको आप दिमाग में रख लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, दिस इज योर, इसका मतलब क्या है, ये 4x है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 5x है। तो इन ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें आप, किसमें, ABC क्या हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स, राइट। ये तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपको, क्या कहती है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC कितना है आपका, 4x का, 5 का स्क्वायर मतलब 5x लिखो उसको, ठीक है ना, 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है बेटा आपका, 4x का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। ये आपका हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9, 9 का स्क्वायर रूट करोगे आपको 3 हो गया, तो 3x हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज योर
3x, ठीक है ना। BC 3x हो गया। अब आपको निकालना क्या, tan ऑफ ए। tan ऑफ ए क्या होता है बेटा, tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, BC अपॉन बेस कौन सा है बेटा, AC। दिस इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 4 ऑफ x इज इक्वल टू 3/4। आंसर कौन सा है इसका, 3/4। इट इज योर बी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका, बी, ठीक है ना। चलिए 11th में चलते हैं। 11th पार्ट में क्या है देखो। 11th में कहता है इफ द हाइट ऑफ अ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ शैडो देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन इज, ठीक है ना। क्या है, एक हाइट ऑफ टावर, एक टावर है, ठीक है। इसकी हाइट और ये आपको थीटा निकालनी है, ठीक है क्या इसमें, ए बी इज अ फोर टावर एंड बी सी इट्स शैडो। ए बी क्या है, एक टावर है, बी सी इसकी क्या है, शैडो है। और दिया क्या है, इट इज गिवन दैट ए बी इजिकल टू बी सी, जितना हाइट है उसकी उतनी ही उसकी शैडो बन रही है। तो ए बी इजिकल टू ए बी इजिकल टू बी सी दिया हुआ है, तो आप अगर लगाओगे तो आपको थीटा निकालना है। टेन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए बी अपॉन बी सी। समझ रहे हैं, tan थीटा इज फॉर दिस एंगल थीटा, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, मतलब ए बी अपॉन बी सी वन, ए बी अपॉन एस ए बी दोनों सेम है ना, तो दिस इज वन हो गया। तो ए बी अपॉन ए बी किसी का भी ए बी, बी सी किसी का भी ए बी, तो ए बी अपॉन ए बी कट के वन हो गया। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए बी tan के किस एंगल का वैल्यू जो है वन होती है, इट इज 45 डिग्री। तो दिस इज योर tan 45 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। 45 डिग्री इसका आंसर हो गया, यानी बी आंसर आपका ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। 12th में आते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, क्या पता है, 1 माइनस कोसाइन ऑफ स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो स्टैंडर्ड आपको वैसे पता होगा। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फ्रॉम देयर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। क्या होता है इसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर ए। कौन सा आंसर सही है, इट इज योर ए, ठीक है ना। ठीक है 13 में आ जाओ। 13 में क्या कहता है, the radius of a circle is same as the radius of a side of a square, the perimeters are in the ratio। देखो माना इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस मैंने आर मान लेता हूँ, तो इसका मतलब साइड की स्क्वायर में कितनी है, आर है। समझ लो क्वेश्चन को क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी सर्कमफ्रेंस, स्क्वायर का पेरीमीटर उसका 4 इंटू साइड, तो यही तो होता है। तो क्या निकालना है आपको, देयर पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो, यानी रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा आपका क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों का क्या है आपका, इसकी रेडियस, सर्कल का रेडियस और स्क्वायर का साइड दोनों क्या है, बराबर है। तो रिक्वायर्ड रेशियो मतलब सर्कल का पेरीमीटर डिवाइडेड बाई स्क्वायर का पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस और 2 पाई आर होता है। समझ रहे हो आप, सर्कल का जो रेडियस होता है, सॉरी सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर इंटू, और इसका 4 इंटू आर, ठीक है ना। फिर 4 इंटू साइड, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो रेशियो कितना हो गया बेटा, पाई रेशियो 2, पाई रेशियो 2। कौन सा आंसर सही है आपका, सी आंसर, ठीक है ना। 14 में आ जाओ। 14 में कहता है द एरिया ऑफ ए सर्कल इज दिस 154 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, एरिया दिया हुआ है आपको, एरिया रेडियस कितना, अगर रेडियस आर है तो सर्कल का रेडियस एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, 154 कितना दिया हुआ है, 154। आर ही तो निकालना है, क्या है इसमें 154 डिवाइडेड बाई पाई, पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 122/7, ठीक है ना। तो 7 नीचे था ऊपर चला गया, तो कितना हो गया 7। तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर कितना रखा आपने, ये हो गया 144 1 पाई,
144/22 इंटू 7 ऊपर चला गया, 22/7 इज इक्वल टू कितना हो गया 49, या 7 इंटू 7 लिख लो उसको। r इज इक्वल टू 7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 7 क्या हो गए सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो इसका रेडियस होगा वो सेंटीमीटर में होगा। इट इज योर आंसर इज व्हाट ए। आंसर कौन सा है सही है बेटा ए, ठीक है ना। 14 हो गया। अब कौन को क्वेश्चन नंबर 15 में आई। 15 नंबर में क्या है, नंबर में देखो क्या है, when a dice is thrown once the probability of getting an even number less than 4 is, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको क्या है, अगर आप डाइस फेंकते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होता है, मतलब क्या क्या आ सकता है उसमें। पॉसिबल आउटकम का क्या मतलब होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम का मतलब होता है कि आप डाई को अगर फेंकेंगे, थ्रो करेंगे या उसको, ठीक है ना, टॉस करेंगे तो क्या आएगा आपका, और क्या आ सकता है, आइदर आपको 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6, 1 2 3 4, तो कितने हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं बेटा 6, ठीक है ना। यानी 6 मैक्सिमम आ सकते हैं, ये तो हो गया। अब फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे, कि जो हमारे पास जो इवेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके फेवरेबल आउटकम्स आपको वो पता करना है। क्या है ये फेवरेबल आउटकम, आपको लेस देन 4, इवन नंबर लेस देन 4 से छोटे इवन नंबर कितने होंगे, लेस देन 4 ओनली, वही तो है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, तो फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू ओनली 1 है, 1 ही तो है, खाली 2, इवन नंबर लेस देन 4 कौन सा होगा, ओनली 2। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 1/6। तो क्या हो जाएगी 1/6। तो कौन सा आंसर सही है, डी, ठीक है ना। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लासेस, मॉडल क्लास देना है, ठीक है ना। तो मॉडल क्लास क्या मतलब होता है, मोड का मतलब क्या होता है कि ऐसी वेरिएबल की वो फ्रीक्वेंसी जिसमें जो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, वही तो मोड होता है। मोड क्या होता है, मोड मीन्स एनी वेरिएबल या एनी ऑब्जर्वेशन बीज अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है हम उसको बोलते हैं मोड, ठीक है ना। तो इसमें देखना है हमारे को कौन से इंटरवल में, कौन से क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कौन सी किसकी है 20, और इसकी तो मॉडल क्लास कौन सी आ रही है 15 20। तो कौन सा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 16 होगा। देखो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसमें है 20, और कौन से क्लास है, क्लास इंटरवल कौन सा है 15 to 20, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो फॉलोइंग, तो लोअर लिमिट कौन सी है इसकी भी 15, भाई 15 से 20 की क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है 15, तो करेक्ट आंसर इज, ठीक है ना। 17 में आ जाओ। 17 में क्या है, और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 14 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर रोल टू फॉर्म अ hollow cylinder of height 40 सेंटीमीटर, the radius of the cylinder is, देखो तो इसको देखो, कोई भी पेपर होता है ना, आप रेक्टेंगुलर पेपर को रोल करेंगे, ठीक है, इसकी हाइट दी है आपको 40 और 22 आपका रेक्टेंगुलर शीट का डायमेंशन है, उसको आपने रोल किया, उसको हाइट कैसे है उसकी, आपने 40 सेंटीमीटर रखी। जैसे ये पेपर है मेरे हाथ में, इसको मैंने ऐसे, ये रेक्टेंगुलर पेपर था, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे रोल किया, ठीक है ना, और इसकी हाइट मैंने 44 रखी है, इसकी हाइट मैंने रखी है कितनी 40 रखी है, 40 हाइट थी, यानी हाइट को मैंने क्या किया ऐसे रखा, लाइक दिस, ठीक है ना। ये तो ये हाइट कितनी, ये कितनी थी, ये पेपर की लेंथ थी, रेक्टेंगुलर शीट की, ठीक है ना। तो लेंथ को मैंने हाइट बना दिया, और जो ब्रेथ थी इसको मैंने क्या बना दिया, सर्कमफ्रेंस बन गया है। ब्रेथ क्या बन गया, सर्कमफ्रेंस बन गया, ठीक है ना। तो 17 क्वेश्चन में माना सर्कल की रेडियस r है, तो 2 पाई r इज इक्वल टू कितना बन गया 22, क्योंकि जो 40 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी वो तो हाइट ही रही ना, वो तो लेंथ थी उसकी,
तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है आपको, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 22/2 इंटू पाई। पाई की मैं वैल्यू रख देता हूँ 7, ठीक है ना। ये हो गया, तो 22 टाइम्स कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया बेटा इसका 3.5 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर सही है आपका, ए, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट आंसर। 18 में आइए, 18 में क्या है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया अगेन, ठीक है। क्लास 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 इसकी फ्रीक्वेंसी दी है, 12, 10, 15, 8 एंड 11। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द मीडियन क्लासेस। मीडियन क्लास के लिए आपको क्या करना है, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, ठीक है ना, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखी हो आपको। क्लास यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बनाता हूँ क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, मैं एफ लिख देता हूँ शॉर्ट में, आपको नाव फिर सी एफ लिख दिया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको इतना रफ काम करने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शनल है। तो 0, 6, ठीक है, 12, ठीक है, यही तो है, 24, 30। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा इसकी, 12, 10, 15, 12, 10, 15, 8 और 11। अब सी एफ निकालने के लिए क्या करते हो, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। फिर आप क्रॉस ऐड करते हो इसको इसके साथ, कितना, इसके लिखने का 22 हो गया है। फिर इसको इसके साथ कितना हो गया है 37। फिर इसको इसके साथ कितना हो गया 45। 45 प्लस 1 कितना हो गया, कि क्या हो गया 45 प्लस 1, ये हो गया 456, ठीक है ना। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, मीडियन क्लासेस। मीडियन क्लास मतलब, मीडियन क्लास का मतलब होता है कि आपने जो मीडियन क्लास कौन सा होता है, जिसमें जो n/2, यहाँ पर n क्या है आपका, देखो n कौन सा है, n इज इक्वल टू कितना है 56, ठीक है ना। सम कितना है आपका 56, n इज इक्वल टू 56, तो n/2 कितना हो जाएगा 56/2 इज इक्वल टू 28। तो ये आपका जिसमें फ्रीक्वेंसी 28 पड़ेगी वो आपका क्या होगा, मिडिल क्लास होगा, ठीक है ना। तो 22 किसमें पड़ रही है, देखो फ्रीक्वेंसी 22 कौन से क्लास इंटरवल फॉलो करेगी, देखो यहाँ तक अगर 12, फिर 22, फिर आपको 28 चाहिए, इसका मतलब वो इस क्लास इंटरवल में आपको ये फ्रीक्वेंसी लाई करेगी, ठीक है ना। तो ये कौन सा क्लास इंटरवल, देखो फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये वाला 12 to 18, ठीक है ना। 12 to 18, तो इसका आपको क्या निकालना था, द मीडियन क्लासेस। तो मीडियन क्लास क्या है 12, 18, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास क्या है आपका 12, 18, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर कौन सा बेटा आपका, बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस तरह से आप कॉल करेंगे सॉल्व। और नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है 19th क्वेश्चन, 20th मैंने बताया था ये क्या है, एसएसएल रीजन क्वेश्चन है। एसएसएल रीजन क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये है, एक स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है। क्या करना क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसके पीछे एक रीजन भी दिया होगा, आपको चेक करना है, 3 चीजें चेक करनी है इसमें आपको। क्या, पहली बात तो आपको चेक करनी है क्या आपका एसएसएल सही है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ट्रू है फॉल्स है, ये पता करना है। सेकंड चीज आपको बताना है जो रीजन दिया है क्या वो करेक्ट है कि नहीं है, सेकंड चीज होगी। थर्ड चीज आपको पता करना है जो रीजन दिया है क्या वो जो हमारा जो एसेसन है उसको एक्सप्लेन करता है, उसको जस्टिफाई करता है, वो क्या उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बस 3 चीजें आपको पता करनी है, इसी बेस पर आपको आंसर लेनी है। अगर आपको आपका एसेसन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन आपका करेक्टली एसेसन को एक्सप्लेन करता है, तो आपका आंसर ए होगा। आपका रीजन एसेसन ठीक है, करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, मगर आपका रीजन जो है एसेसन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, इट मीन योर आंसर इज बी, ठीक है ना। अगर आपका थर्ड में क्या हो सकता है, आपका एसेसन तो ठीक हो सकता है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो फिर आपका आंसर सी होगा। अगर आपका हो सकता है कि एसेसन ही गलत हो तो रीजन सही हो, तो इन दैट केस योर आंसर विल बी बी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको आंसर करने हैं। तो आपको आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको जस्ट ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो 19 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है,
एसेसन द पॉइंट 04 लाइज ऑन वाई एक्सिस। क्या है ए जो है आपको दिया है, मैं पहले देखो 04 लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। आपको पता है एक्स में लाइन, आप इसकी चेक कैसे करोगे, आपको पता करना है। यस ये एक्स एक्स में लाई कर रहा है, क्यों? एक्स एक्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्स में वाई कोऑर्डिनेट 0 लाई ऑन वाई एक्सिस। द पॉइंट 04 लाई ऑन वाई एक्सिस, सॉरी इट इज वाई एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस में लाई कर ये आपको एसेसन दिया हुआ है कि क्या ये वाई एक्सिस में लाई करता है, डेफिनेटली ये वाई एक्सिस में लाई करता है। क्यों? क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना। आप जानते हो एनी पॉइंट लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी लाइन ऑन द वाई एक्सिस हैज एक्स कोऑर्डिनेट 0। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्स में लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ऐसे ही कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्स में लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा हमेशा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एसेसन तो ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं रीजन में आते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0, बिल्कुल सही है, मैंने भी तो ये रीजन बताया। तो रीजन भी क्या है, सही भी है, करेक्ट भी है और करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। हमारे जो एसेसन को करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसका रीजन बता रहा है कि हाँ इसी कारण से ऐसा है। तो इसका मतलब क्या आंसर इज जो है ए। इफ बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसेसन, इट मींस योर आंसर विल बी ए, राइट। इन दैट केस योर आंसर विल बी ए, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20, इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, assertion the HCF of two numbers is 5 and their product is 150, then their LCM is 140, sorry 40, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, HCF क्या है, 5 है, 20 इसमें assertion में दिया है। HCF दो नंबर्स का कितना दिया हुआ था, 20 है, नहीं सॉरी HCF है 5, HCF is 5, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट इज 150। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा, टू नंबर्स की बात हो रही, ठीक है ना। प्रोडक्ट इज 150 इसका प्रोडक्ट है। एलसीएम इज 40, एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम इज इक्वल टू 40। अब आपको चेक करना है वेदर ट्रू है कि फॉल्स है। पहली बात तो इसको जस्टिफाई करना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कैसे करेंगे, यू नो द रिलेशनशिप वेरी वेल दैट व्हेन इन केस ऑफ टू नंबर्स, दो से ज्यादा नंबर्स में गारंटी नहीं है कि सही होगा नहीं होगा, ठीक है, बट फॉर टू नंबर्स इट इज ऑलवेज वैलिड। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये आप जानते हैं, यही आप रिलेशनशिप यूज करेंगे। ये क्या जानते हैं आप कि एचसीएफ फॉर टू नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है ना। ये आपको पता है, ठीक है ना, ये रिलेशनशिप। तो अब आपको पता करना है, देखो क्या है दोनों, क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होगा, दिस इंप्लाइज 5 इंटू 40, 5 इंटू 40 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 150। तो दिस इंप्लाइज ये तो हो गया 200 इज इक्वल टू 150। क्या है ये, इट मीन दिस इज फॉल्स, ये तो फॉल्स है ना। 200 इज इक्वल टू कितना आया होगा 150, तो करेक्टली इट मीन्स ऑब्वियसली इट इज फॉल्स। इसका मतलब क्या होगा, द एसेसन इज फॉल्स। तो दिस मीन्स एसेसन क्या है आपका, दिस मीन्स ए एसेसन इज फॉल्स है आपका, यानी गलत है। तो ये तो एसेसन ही ठीक नहीं है। अब रीजन को तो चेक करने का सवाल ही नहीं है, रीजन ट्रू है, रीजन ट्रू भी है तब भी आपका आंसर तो डी ही आना है, बिकॉज एसेसन फॉल्स हो गया। फिर आपको डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी चेक कर लेते हैं, रीजन क्या दिया आपका, और एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। बिल्कुल सही बात है, रीजन आपका करेक्ट है, रीजन तो ठीक है। यही तो रिलेशनशिप मैंने भी लगाया यहाँ पर, अप्लाई किया ना, कि फॉर एनी टू नंबर देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर एलसीएफ इंटू देयर एलसीएम, ठीक है ना। वो रिलेशन तो बिल्कुल ठीक है, बट क्या आपका एसेसन ही ठीक नहीं है, आपका जो स्टेटमेंट है वही गलत है। तो इट मीन्स योर आंसर विल बी डी, इन दैट केस योर आंसर विल बी, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पर हमारा सेक्शन ए का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है ना। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।